Hi, this is Fahad Hussain and welcome to Android from Zero to Hero course. प्रीवियसली जितने भी हमने कोर्सेज डिस्कस किए हैं वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से नहीं होते थे, ज़्यादातर वो वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जिन चीज़ों पर मैं ज़्यादा काम करता रहता हूँ, स्पेशलिस्ट वर्किंग है जिसमें वो मेरी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन जैसे ही जैसे हमारा एरा आगे की तरफ मूव कर रहा है तो देखा जाता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस ना सिर्फ वेबसाइट के अंदर मौजूद हैं बल्कि साथ ही साथ वो मोबाइल पे भी आ रही हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो न्यूरल नेटवर्क है वो जावास्क्रिप्ट के जरिए भी मुमकिन है। तो जब एक चीज़ जावास्क्रिप्ट के जरिए से मुमकिन हो रही है तो इन फ्यूचर वेब के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एआई इन्वॉल्व हो सकती है। तो मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं कि एंड्रॉयड भी वो वक्त दूर नहीं है कि हम बहुत बड़े पैमाने पे देखेंगे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर भी डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट इम्बेंट होने वाला है। लिहाजा इन चीज़ों के पेश नज़र मैंने सोचा कि क्यों यार एंड्रॉयड एप्लीकेशन या एंड्रॉयड वेब मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से जो है एक कंप्लीट सेशन रखा जाए विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूटोरियल। तो ये इनिशिएटिव लेवल है। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली जानेंगे एंड्रॉयड को कि एंड्रॉयड क्या चीज़ है, किस तरह से वर्क करती है। जो हमारा वीडियो सेशन होगा वो तरतीब के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद रहेगा, तो आप डायरेक्टली आने के बाद मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आप डायरेक्टली फ़ाहद हुसैन CS फ़ाहद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन लिखकर मुझे सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वो तमाम वीडियो जो डे टू डे मैं अपलोड करता रहूँगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से तुम्हें बर वक्त जानकारी मिले। जो भी हमारा स्लाइड सेशन होगा जो प्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट से या कोड सेशन या एडिशनल रीडिंग, वो जो चीज़ें भी होंगी वो फ्रीली आपको अवेलेबल होंगे मेरे ब्लॉग पर। आप गूगल पे जाके फ़ाहद हुसैन CS के जरिए से मुझे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे ब्लॉग पर आएंगे और वो यहाँ पर सेपरेट टैब एक मैं ऐड कर दूंगा जहाँ पर क्लिक करने के बाद आप तमाम चीज़ें क्लिक टू डाउनलोड कर सकते हैं। एज लाइक जैसे मैंने ASP.NET MVC की हुई है, डीप लर्निंग की, मशीन लर्निंग की, आप सिर्फ क्लिक करेंगे और उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। बैक टू द स्लाइड। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली एंड्रॉयड सीखने के लिए हमें किन प्री रेक्विजिट कोर्सेज की ज़रूरत है, यानी वो क्या चीज़ें हैं जो हमें एंड्रॉयड से पहले आनी चाहिए ताकि हम बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपका अपना एक इंटरेस्ट है। अगर आप किसी चीज़ पे इंटरेस्ट रखते हैं ना यार, मैं यकीन से कह सकता हूँ आप बहुत आसानी के साथ चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है उस इनिशिएटिव चीज़ों की जिसके बेस पर कोई अपकमिंग सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। जैसे अभी हम एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं, कोई भी जब कोर्स आप सीखने जा रहे होते हो तो उसके लिए एक इनिशिएटिव लेवल होता है उस चीज़ को, तो उसके लिए एक लैंग्वेज दरकार है। तो यहाँ पर आपको जावा प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली जावा प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर उनको भी देख सकते हैं कि उस पर वर्किंग किस तरह से होती है। आईडीज़ के हवाले से बात करूँ तो फेमस आईडीज़ हैं जावा के लिए एक्लिप्स और नेटबीन, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है जो जावा प्रोग्रामिंग के लिए दी जाती हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग पर हमारे पास एंड्रॉयड की मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जाती थी तो वो एक्लिप्स प्लेटफॉर्म पे की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते गए डिफरेंट वर्जन्स आए तो ये स्पेसिफिकली एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ चला गया, जिसके हवाले से अपकमिंग डेज पर हम जानेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक प्री रेक्विजिट थी कि आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप आसानी के साथ इन चीज़ों को सीख सकें। कुछ सेशंस जो हमारे 3 to 4 हमारे कुछ थ्योरेटिकल सेशन पर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो इन्हीं थ्योरेटिकल पार्ट से आते हैं। तो इनको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम वीडियो को जो भी थ्योरेटिकली होंगे स्टार्ट से एंड तक देखो यार, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि प्री रेक्विजिट के बाद हमारे पास बारी ये इस बात की आती है कि रीज़न क्या है सीखने का, हम एंड्रॉयड क्यों सीख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो रीज़न उसके डिफरेंट हो सकते हैं, जिनमें से 5 इंपॉर्टेंट रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा है। ये ओपन सोर्स है, यानी हर कोई शख्स इसको यूज़ कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। गूगल का ये प्लेटफॉर्म है, गूगल का प्रोडक्ट है, तो यकीनी तौर पे जो भी प्रोडक्ट हमारे गूगल का होता है हम बहुत स्ट्रांगली उस पर होते हैं और बड़े आसानी के साथ उसको प्रोग्रेस होता देखते हैं। तो यही वजह है गूगल ने एक प्ले स्टोर बनाया हुआ है जहाँ पर आप कोई भी एंड्रॉयड से रिलेटेड मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के बाद वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं। मार्केट में बड़े पैमाने पर डिमांड है इसके डेवलपर की और बहुत हैंडसम सैलरी के साथ ये काम कर रहे हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है
एंड्रॉयड या फिर iOS डेवलपर। तो अक्सर जगह पर इस हवाले से भी बात होती रहती है कि यार स्मार्टफोन का दौर है, उसके अंदर iOS की एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है, तो हम iOS की तरफ जाएं या एंड्रॉयड की तरफ जाएं। तो यार ये मार्केटिंग डिमांड वक्तन फवक्तन चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन या iOS की बात करें तो इस वक्त यानी 2020 के अंदर भी देखा जाए तो आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर भी अगर आप इस चीज को थोड़ी सी रिसर्च करें इन चीज पे, तो आप देखेंगे कि आपके पास एंड्रॉयड का यूजर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू iOS। मैं हरगिज ये नहीं कहता कि iOS की डिमांड नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी अगर मैं बात करूं तो एंड्रॉयड के डेवलपर ज्यादा हैं, यानी एंड्रॉयड के यूजर ज्यादा हैं। इस लिहाज से जिस प्रोडक्ट के यूजर ज्यादा होंगे, यकीनी तौर पर उसकी डिमांड ज्यादा होगी मार्केट पे। तो मेरी पहली सजेशन ये है कि आप एंड्रॉयड पहले सीखें, देन आप बड़े आसानी के साथ iOS को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक रीजन है एंड्रॉयड को बताने का, उसके ट्यूटोरियल स्टार्ट करने का, क्योंकि इसके ह्यूज डिमांड है, सैलरीज भी ज्यादा हैं और बड़े आसानी के साथ इन फ्यूचर आप कन्वर्ट भी हो सकते हैं iOS की तरफ से। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली एंड्रॉयड है क्या। जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कलेक्शन ऑफ दी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जिसके जरिए से आप अपने मशीन को इनेबल करते हैं कि वो अपने तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट में आपस में इंटरकनेक्ट कर सके। बिल्कुल इसी तरह से एंड्रॉयड को जब लॉन्च किया गया, जब इस मोबाइल के लिए स्पेसिफिक किया गया इसको, तो इसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पेश आई जिस तरह से एक मशीन सिंपल पीसी या लैपटॉप के लिए आती है। लिहाजा एंड्रॉयड क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज बाय द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। दैट इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड हमारा एक लिनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। कोई भी तरह के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके 3 लेयर्स होते हैं। इसके कितने लेयर्स हैं वो अपकमिंग स्लाइड पे हम जानेंगे। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, फिर कर्नल लेयर होता है, ठीक है। कर्नल लेयर से मुराद ये है कि कर्नल कहते ही मैनेजर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो तमाम वर्किंग को मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद हार्डवेयर और डिवाइस ड्राइवर लेयर्स हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट जब हार्डवेयर कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके ड्राइवर की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप माइक यूज कर रहे हैं उसके ड्राइवर की, स्पीकर यूज कर रहे हैं उसके ड्राइवर की, एंड सो ऑन। तो कर्नल ट्रांसलेट रिक्वेस्ट फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। इसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो एक लेयर से दूसरे लेयर की जो रिक्वेस्ट है उसको ट्रांसलेट करके आगे मूव कर रहा होता है। जैसे स्टार्टिंग पे अभी मैंने स्लाइड के डिस्कस किया कि एंड्रॉयड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर मोबाइल। मोबाइल मार्केट इज डोमिनेटेड बाय एंड्रॉयड एंड iOS। इन दोनों के जरिए से जो मार्केट डिमांड है वो काफी बढ़ रही है। और एप्लीकेशन ROS स्पेसिफिक, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर एप्लीकेशन होती है वो स्पेसिफिक होती है। लिहाजा ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि एंड्रॉयड क्या चीज़ है और हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद बारी आती है एंड्रॉयड के वर्जन्स की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इमेज से भी उस वर्जन्स के हवाले से डिस्कस किया और उसी तरह उसके जो नाम है और किस ईयर पर वो लॉन्च किया गया मार्केट पे उसके हवाले से भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो कप केक से लेकर 9.0 पाए और इस वक्त जो 2019 में जो लास्ट आया हमारे पास वो 10.0 एंड्रॉयड वर्जन है जो कि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है और इस पे डिफरेंट एप्लीकेशंस भी बनी हुई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन तमाम वर्जन्स पे ये है कि जितने भी हमारे पास वर्जन्स के नेम हैं, अगर आप उसको बगौर देखो तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में, यानी CDEFG एंड सो ऑन, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में चल रहे हैं। और इसमें तमाम ऐसे ही ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है जो फूड आइटम है, यानी खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें वर्जन क्यों बनाते हैं आपको पता होना चाहिए कि वर्जन बनाने की वजह यही होती है कि हम मार्केट के डिमांड को जानते हुए न्यू वर्जन्स में न्यू फीचर्स को ऐड करवाते हैं ताकि जो हमारा डेवलपर है, यूजर है, वो बड़े आसानी के साथ उन चीजों पर काम कर सके। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब स्टार्टिंग पे एंड्रॉयड को बनाया गया तो स्टार्टिंग उनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये सिर्फ मोबाइल के लिए बने, ठीक है। और ये स्टार्टिंग चलती रही 1.5 पर, 1.6 पर, 2 एंड सो ऑन, ये सारी चीजें चलती रही। लेकिन जैसे ही ये हमारा वर्जन हनीकॉक पे पहुंचता है तो यहां पर जाने के बाद एंड्रॉयड ने इस चीज का इरादा किया कि मोबाइल ऐप के लिए ही नहीं एंड्रॉयड, बल्कि टीवी या फिर इसके अलावा स्मार्ट वॉचेस के लिए भी एंड्रॉयड का कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर ऐड होना शुरू हो गया। और आप देखते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर सिर्फ एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल या टैबलेट ही मौजूद नहीं, बल्कि एंड्रॉयड बेस्ड रेस्ट वॉच भी है, एंड्रॉयड बेस्ड टीवी भी है और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी एंड्रॉयड बेस्ड इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं जो एंड्रॉयड 3.0 विच मीन 3.2.6 से इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद डिफरेंट जो वर्जन्स है वो इन तमाम चीजों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस वर्जन से पहले सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल था, यहां तक कि टैबलेट का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इस वर्जन से
टैबलेट का भी कॉन्सेप्ट है और उसके अलावा टेलीविजन और उसके अलावा जो अदर्स डिवाइसेस मैंने आपको बताए वो तमाम का कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड करवाया गया। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी कि एंड्रॉइड वर्जन्स क्या हैं, वर्जन्स क्यों बनाए जाते हैं, किस वर्जन्स के बाद से एडिशनल चीज़ें आने लगी, और इस वक्त मार्केट के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है जो कि सितंबर 3, 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया वो 10.0 इस वक्त मौजूद है। फीचर्स के हवाले से बात करें तो एंड्रॉइड बड़े आसानी के साथ प्रोग्रामिंग के फीचर्स देता है। आप 2D एंड 3D एनिमेशन और ग्राफिक को इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट मौजूद है। जो प्रीवियसली वर्जन्स थे, अगर उसके हवाले से बताऊं तो जब हमारे पास इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट था या एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था विथ रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, तो उस वक्त आप C++ के साथ भी एंड्रॉइड पर वर्किंग कर सकते थे। उसके लिए आपको कुछ कंपाइलर या की ज़रूरत होती थी जो उसमें इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे ही वर्जन्स इंट्रोड्यूस होते गए और लेटेस्ट वर्जन आया तो ये हमारा एंड्रॉइड जो है स्पेसिफिक हो गया सिर्फ और सिर्फ जावा प्रोग्रामिंग के लिए या कॉटलिन के लिए। ये लैंग्वेजेस क्या हैं, जब हम जाएंगे तो उन चीज़ों को एंड्रॉइड स्टूडियो में करके भी देखेंगे। मल्टी टच कनेक्टिविटी मौजूद है, मीडिया प्रोसेसिंग है, सेंसर हैं, स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ हैं, एब्स्ट्रैक्शन हार्डवेयर डिफरेंसेस हैं, ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़, ईज एंड गूगल में भी इसके फीचर मौजूद है क्योंकि ये प्रोडक्ट ही उन्हीं का है। तो ये तमाम चीज़ें इसके फीचर्स में ऐड होती हुई हमें दिखती हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड पर डिस्कस किया कि एंड्रॉइड इस वक्त सिर्फ मोबाइल या टैबलेट तक ही महदूद नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स, टैबलेट, टेलीविजन, कार्स और डिफरेंट व्हीकल्स के अंदर भी, यहाँ तक कि गूगल ग्लास के अंदर भी एंड्रॉइड का कॉन्सेप्ट मौजूद है। और ये इन तमाम चीज़ों को आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा कोर्स सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डेवलपमेंट के लिए ही है, लिहाजा इस कोर्स के अंदर हम मोबाइल डेवलपमेंट ही सीखने वाले हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एंड्रॉइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद बारी आती है चैलेंजेस की और इसी तरह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की। तो चैलेंजेस से क्या मुराद है? कुछ चैलेंजेस हैं जब आप एंड्रॉइड के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उन चैलेंजेस में हमारे पास हार्डवेयर फ्रेगमेंटेशन है, सॉफ्टवेयर फ्रेगमेंटेशन है। तो फ्रेगमेंटेशन से क्या मुराद है? कंप्यूटर स्टोरेज के हवाले से अगर मैं बात करूं फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन पे, तो ये एक फेनोमेना है इन विच स्टोरेज स्पेस इज यूज इनएफिशिएंटली, यानी जो आपके पास स्टोरेज स्पेसेस हैं विथ रिस्पेक्ट टू द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो इनएफिशिएंटली यूज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस है या कैपेसिटी है दोनों तरफ से वो रिड्यूस होने लगती है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और इसी चीज को मैंने इस राइट हैंड पे शो भी किया है। इसके अलावा स्टोरेज फ्रेगमेंटेशन भी कॉन्सेप्ट वही है जैसे कि स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज में मैंने बताया है। लैक ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भी इसके अंदर मौजूद होता है, जो चैलेंजेस का हम सामना करते हैं जब काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह क्वालिटी के हवाले से भी वर्किंग होती है, ऑल्दो एडिशनली हम इसके अंदर टेस्टिंग जब कर रहे होते हैं तो उस क्वालिटी को ऐड करवाते हैं ताकि उसके जरिए से हम एंड्रॉइड के अंदर अपने ऐप को कंट्रोल कर सकें विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी की उसकी वर्किंग क्या है। जैसे कि ओपन सोर्स के हवाले से हमें बताया गया है पहले ही कि गूगल इस चीज़ को डेवलप कर रहा है और ये ओपन सोर्स है, तो आप आसानी के साथ इसको यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी किट्स की ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की वो भी ईजिली अवेलेबल है, आप क्लिक टू डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकते हैं, जो अब नेक्स्ट सेशन पर इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि एंड्रॉइड किन फ्लो के बाद अपने प्रोसेस पे पहुंचता है और एक कंप्लीट एप्लीकेशन परफॉर्म करके हमें दिखा रहा होता है। अगर मैं बिल्कुल टॉप पे बात करूं तो ये हमारे कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस के नाम हैं जो एंड्रॉइड आर्किटेक्चर से गुजरने के बाद परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस बॉटम से अप की तरफ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे और उस एग्जाम्पल के जरिए से पूरे आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली एंड्रॉइड आर्किटेक्चर किस तरह से फ्लो पर जा रहा होता है और अपनी वर्किंग कर रहा होता है। इन तमाम प्रोसेस को मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं ताकि बात हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऐप है और इस ऐप में हमारे पास ये एक बटन है जिसके जरिए से आप इमेज कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस एप्लीकेशन पर इमेज को कैप्चर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? कर्नल की, जैसे कि हमने स्टार्टिंग पे जिक्र किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉइड है वो लिनक्स कर्नल को यूज़ करता है, लिहाजा हमें ये देखना होगा कि इमेज कैप्चर करने के लिए क्या हमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत है। तो लिहाजा फर्स्ट लेयर पे ही हमें ये बताया जा रहा है कि आप मल्टीपल्स ड्राइवर को अपने मशीन पर यानी उस ऐप पर इनेबल करेंगे। लिहाजा अगर वो एप्लीकेशन इनेबल हो जाती है तो लिहाजा हम लिनक्स कर्नल के इस स्टेप से गुजर चुके हैं। ऑल्दो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप जहां पर डिफरेंट कर्नल लेयर्स की जरूरत हो सकती है, ड्राइवर की जरूरत हो सकती है जो हार्डवेयर के दरमियान आपके ऐप को इंटरकनेक्ट करेगा। यानी लिनक्स कर्नल या फिर हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर एक वो लेयर है जिसमें आपकी ऐप हार्डवेयर से इंटरकनेक्ट होती है, ऑल्दो वो इंटरकनेक्शन किसी ड्राइवर के जरिए से हो या किसी हार्डवेयर पार्ट से हो। ठीक है, जो भी इंटरनली हार्डवेयर उसका मौजूद है। तो लिनक्स कर्नल को हमने समझ लिया। इसके बाद इसी लेयर का दूसरा पार्ट आता है हार्डवेयर
एब्स्ट्रैक्शन लेयर, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, अपने उस ऐप को इनेबल कर रहे हो जिस ऐप को तुम उस मोबाइल पे यूज करना चाह रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी कैमरा की, क्योंकि हम कैप्चर कर रहे हैं, तो अब हार्डवेयर से इंटरकनेक्ट होगा वो, जैसे लिनक्स कर्नल पे हुआ इसी तरह हार्डवेयर पे भी होगा। तो वो ऑडियो कोई ग्राफिकल विजुअलाइजेशन हो, ऑडियो सॉन्ग की कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर हो, ब्लूटूथ से चल रही हो, जीपीएस से चल रही हो, तो वो तमाम चीजें जो ऐप में रिक्वायर्ड है वो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर जाकर इंटरकनेक्ट होगी। उसके बाद बारी आती है आर्किटेक्चर के अंदर लाइब्रेरी की, यानी हमने 1 को डिस्कस कर लिया, इसी तरह 2 को भी डिस्कस कर लिया। लाइब्रेरी से क्या मुराद है? अगर आप .NET प्लेटफॉर्म से आए या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर से आए तो आपको पता होना चाहिए कि हम डिफरेंट इंटरनल लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल लाइब्रेरी से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ को आप इंपोर्ट करके अपने ऐप पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंटरनली आपके प्रोजेक्ट में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस यूज़ करना चाह रहे हैं तो एसक्यूएलाइट का कॉन्सेप्ट मौजूद है, ठीक है। मीडिया फ्रेमवर्क यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑडियो मैनेजर यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप इन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे C# की बात करूँ तो हम यूजिंग लिखते हैं, जबकि जावा के अंदर IMPORT विच मीन इंपोर्ट लिखकर उसका नाम लिखकर आप अपनी एप्लीकेशन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीसरा लेयर था हमारे एंड्रॉइड आर्किटेक्चर पे। उसके बाद तीसरे लेयर का सेकंड पार्ट है एंड्रॉइड रन टाइम। एंड्रॉइड रन टाइम से क्या मुराद है? जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है, ठीक है, जब वो एग्जीक्यूट होती है तो उसकी एक एक्जी फाइल बनती है। .NET के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। तो जब .NET के अंदर आपकी एक फाइल बनती है तो वो एक्जी फाइल होती है, वाज़ेह है ये एक्जी फाइल मशीन डिपेंडेंट होती है, अगर मैं विंडोज के रिस्पेक्ट से बात करूं तो, ठीक है, .NEट पे। लेकिन हम जानते हैं कि जावा के अंदर जो एप्लीकेशन होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी अगर कहीं पर आपकी फाइल कंपाइल प्लस रन हुई है डिप्लॉयमेंट के बाद, तो जो उसकी एक्जी बनेगी, ऑल्दो हम एंड्रॉइड में या जावा में उसे APK कहते हैं, APK कहते हैं उस एक्जी को। एक्जी .NET के लिए, विंडोज के लिए होती है, जबकि जब हम जावा या एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं तो उसकी जो फाइल बनती है वो APK बनती है, ठीक है। तो वो APK मशीन इंडिपेंडेंट होगी, एक मशीन पर रन करने के बाद मैं कहीं पे भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसे रन कर सकता हूं। तो वो चीज जो यहां पर परफॉर्म कर रहा होता है वो वर्चुअल मशीन करता है, जिसे हम डाल्विक वर्चुअल मशीन कहते हैं। तो ये डाल्विक वर्चुअल मशीन के हवाले से हम आगे भी जानेंगे, बात हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो ये डाल्विक वर्चुअल मशीन इन कोर लाइब्रेरीज को इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके जरिए से APK फाइल बनकर आपको सामने आउटपुट स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद फोर्थ के अंदर, यानी आर्किटेक्चर स्टेप 4 के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। यहाँ पे फ्रेमवर्क से मुराद है API, ठीक है, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट APIs को इस्तेमाल करते हैं अपने ऐप पे। API से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी पैकेजेस को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, बटन्स को यूज करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज करना चाह रहा हूँ, ये तमाम चीजें आपको एप्लीकेशन फ्रेमवर्क से मिलेगा, जो भी आपके ऐप पर मौजूद है। XYZ जो भी जरूरत है वो आप इस लेयर्स पे यूज करते हैं। और एट लास्ट उसके बाद आपकी एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द जो भी आपने एप्लीकेशन बनाई हुई होती है वो यहाँ पर रेडी हो जाती है, और एट लास्ट उसका आउटपुट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होता है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आएगी। थोड़ी सी चीज़ कॉम्प्लेक्स है, वीडियो भी थोड़ी हमारी बड़ी हो रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही वजह है कि मैंने फर्स्ट वाले सेशन पे डिस्कस किया हुआ है कि आर्किटेक्चर से मुराद क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपके लॉन्च होने के बाद आपकी ऐप को दिखा रहा होता है। डाल्विक वर्चुअल मशीन की जिम्मेदारी ये है कि वो वर्चुअल एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके आपको आउटपुट देता है। आगे जाएंगे तो मशीन इसके हवाले से जानेंगे, हम बनाकर भी देखेंगे कि डाल्विक वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ तक इस स्टेप पर हमें ये जानना है कि इसकी जिम्मेदारी क्या है। जिस तरह से .NET में एक्जी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कंपाइल होने के बाद, बिल्कुल इसी तरह से एंड्रॉइड के अंदर कंपाइल प्लस रन होता है डिप्लॉयमेंट के बाद, और उसके बाद जो मशीन हमारी बन रही होती है उसको हम DVMB कहते हैं, और इसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो आपके फाइल की यानी APK क्रिएट करके आपको दे। उसके बाद हमने एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में ये जाना कि ये आपको डिफरेंट APIs प्रोवाइड करती है जो कि UI के लिए यूज़फुल है। हम UI बनाते हैं जिसके ज़रिए से, जैसे विंडोज़ मैनेजर है, व्यू सिस्टम है, नोटिफिकेशन मैनेजर है, एक्सेट्रा, और एट लास्ट एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर आपको आपकी ऐप लॉन्च होकर दिख रही होती है। उसके बाद बारी आती है इमुलेटर और सिमुलेटर की, क्योंकि जब डाल्विक वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आता है तो डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या करती है, एक इमुलेटर क्रिएट करती है, यानी एक फेक मोबाइल आप आसान लफ्जों में कह लें, जो वहां पर आपको आपकी UI दिख रही होती है कि जब ये आपकी एप्लीकेशन मोबाइल पर जाएगी तो किस तरह से दिखेगी, उस चीज को हम इमुलेटर कहते हैं। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट सिमुलेटर का भी होता है। तो ये मैं दोनों चीजें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो। अक्सर इंटरव्यू में भी ये बातें पूछी जाती हैं। तो डेफिनेशन पर बताया जाता है कि एन इमुलेटर इज एन एप्लीकेशन
application that emulate real mobile devices, software, hardware and operating system allow us to test and debug our application. यानी ये एक आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट दे रहा है जिसमें रहते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को डिबग भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं इमुलेटर पे. इमुलेटर हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो पर होता है, जबकि सिमुलेटर इज लेस कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन दैट सिमुलेट इंटरनल बिहेवियर ऑफ अ डिवाइस बट डजंट इमुलेट हार्डवेयर एंड डजंट वर्क ओवर द रियल ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी ये रियल ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करके देता और ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द सिमुलेटर, और यहाँ पर आप बेहतर तरीके से अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट या डिबग नहीं कर सकते. आसान एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो अगर आपने विंडोज प्लेटफॉर्म पर विंडोज मोबाइल एप्लीकेशन पर अगर काम किया हो, जो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है इस वक्त मार्केट पे बिल्कुल डाउन हो चुका है, बहुत कम वर्किंग होती है, तो वहां पर सिमुलेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो वर्चुअली आपको एक एनवायरनमेंट देता है जिसमें आपकी एप्लीकेशन रन होकर दिख रही होती है. इसी तरह सेकंड डिफरेंस पे बताया जा रहा है इमुलेटर इज यूजली प्रोवाइड बाय डिवाइस मैन्युफैक्चरर, जो डिवाइस बनाने वाले वही आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिमुलेटर क्रिएटेड बाय द डिवाइस मैन्युफैक्चरर और बाय सम अदर कंपनीज. यानी वो जो कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है वो भी बना सकती है और दूसरा यूजर भी सिमुलेटर क्रिएट कर सकता है, नॉट इमुलेटर. इमुलेटर आर रिटन इन मशीन लेवल असेंबली लैंग्वेज पे बनाई जाती है इमुलेटर, जबकि सिमुलेटर हाई लेवल लैंग्वेज पे बनाई जाती है, सच दैट सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प एक्सेट्रा, ये सी हाई लेवल लैंग्वेज है. इमुलेटर आर मोर सुटेबल फॉर डिबगिंग, डिबगिंग के लिए सुटेबल है, जबकि सिमुलेटर कैन बी डिफिकल्ट फॉर डिबगिंग पर्पस, डिबगिंग के लिए मुश्किलात में डाल सकता है सिमुलेटर का इस्तेमाल. ऑफन एन इमुलेटर कम्स बाय अ कंप्यूटर री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर से इंप्लीमेंट करके इस चीज को दिखाया जा रहा है, जबकि सिमुलेटर इज जस्ट अ पार्शियल री इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, उसका एक पार्ट है, पार्शियल री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का एक पार्शियल पार्ट है. इमुलेटर एंड्रॉइड एसडीके यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, जबकि सिमुलेटर जो है वो iOS का प्रोडक्ट है और उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है. तो आपको ये फर्क पता होना चाहिए कि इमुलेटर और सिमुलेटर क्या और कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं. होपफुली आपको बात तमाम चीज़ें समझ में आएगी. वीडियो लार्ज हुई है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस किया कि एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है, आर्किटेक्चर क्या चीज़ है, किस तरह के चैलेंजेस का इससे सामना है. नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले. थैंक यू.